वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम प्रतियोगिता दर्पण हिंदी मासिक पत्र का जनवरी 2022 के अंक को कवर करेंगे और इसमें जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सभी को डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं कि इससे पहले का जो प्रतियोगिता दर्पण है वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप प्रतियोगिता दर्पण का एक अलग से प्लेलिस्ट तैयार किया हुआ है चैनल पर, आप वहां जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और देखते हैं कि क्या है आपके लिए महत्वपूर्ण। तो सेशन की शुरुआत हम राष्ट्रीय घटनाक्रम के प्रश्नों से करेंगे। तो आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर्स है वो है सीबीआई निदेशक व प्रवर्तन निदेशालय अर्थात ईडी के निदेशकों के कार्यकाल अब 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा। तो एक अध्यादेश जारी किया गया है और जिसमें अध्यादेश जारी करके अब क्या कर दिया गया है, सीबीआई राइट, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के जो डायरेक्टर होते हैं उनके कार्यकाल को अब क्या कर दिया गया है, 5 साल तक बढ़ा सकता है। यानी अभी तक क्या था, 2 वर्ष ही रहते थे। विशेष परिस्थिति में इन पदों पर कार्यरत अधिकारी को 1-1 वर्ष के लिए वृद्धि सरकार के द्वारा किया जाता रहा था। अभी तक ये प्रोविजन था। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि सीबीआई और ईडी के जो डायरेक्टर होते थे उनके कार्यकाल 2 वर्ष होते थे। उनको विशेष परिस्थिति में 1-1 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाता था। लेकिन अब चूंकि एक अध्यादेश लाया गया और इस अध्यादेश में नवंबर 2021 में 2 अध्यादेश जारी किया गया। 2 अध्यादेश क्यों? क्योंकि एक सीबीआई के लिए और एक ईडी के लिए 2 अध्यादेश जारी करके दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रश्न यहाँ पर आपसे यहाँ से भी कर सकता है। अगर आप पीसीएस के स्टूडेंट हैं तो इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा। दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन अधिनियम तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम में संशोधन सरकार ने किए, जिसके द्वारा इन दोनों निदेशकों के कार्यकाल की अधिकतम सीमा को कितना कर दिया गया, 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष तक कर दिया गया। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर के अधिकतम कार्यकाल जो है वो कितना है, 5 वर्ष हो गया। पहले 2 वर्ष था, 1 साल के लिए एक्सटेंशन दिया जा सकता था विशेष परिस्थिति में। अब क्या हो गया है, 5 वर्ष कर दिया। अर्थात नियुक्ति इनकी तो 2 वर्ष के लिए होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अब क्या है प्रोविजन, जो मैं बता दूं एक बार, नियुक्ति 2 वर्ष के लिए हुआ, लेकिन अब जो एक्सटेंशन है वो 5 वर्ष तक दिया जा सकता है। ठीक है, तो शुरू में इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट 2 वर्ष के लिए होगी और विशेष परिस्थिति में इनको एक्सटेंशन पहले 1 साल के लिए दिया जाता था, अब इनको कंटिन्यू मतलब 1 साल की जगह पर और 3 साल दिया जा सकता था, यानी 2+3 हो गया। तो ये टोटल अब नियुक्ति इनकी 5 वर्षों के लिए भी की जा सकती है। आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, गृह सचिव, रक्षा सचिव, विदेश सचिव, आईबी निदेशक व राग के सचिवों के कार्यकाल में अब 2-2 वर्ष की वृद्धि। अब ऊपर हमने देखा सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, इसके अलावे अब आपने देखा गृह सचिव यानी होम सेक्रेटरी, रक्षा सचिव यानी डिफेंस सेक्रेटरी, विदेश सचिव यानी फॉरेन सेक्रेटरी और आईबी निदेशक जो आईबी के हैं और राग के सचिव के कार्यकाल में भी अब 2-2 वर्ष की क्या कर दिया गया है, वृद्धि कर दिया गया है। तो जैसा कि आपने देखा कि सीबीआई के निदेशक और प्रवर्तन निदेशक के कार्यकाल को 5 वर्ष बनाए रखने के लिए, मार्ग प्रशस्त करने के लिए अध्यादेश लाया गया था, उसी अनुसार से अब इसमें गृह सचिव, रक्षा सचिव के भी क्या है कि कार्यकाल में जो पहले 62 वर्ष तक होता था, इनके कार्यकाल अधिकतम 62 वर्ष के स्थान पर अब 64 वर्ष कर दिया है। तो देखिए ये करंट अफेयर्स जो है ना आपके 2 बिंदुओं से महत्वपूर्ण है। 2 बिंदु कहने का मतलब क्या है, एक तो करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरा पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो पॉलिटी आप पढ़ते हैं तो भारत के संविधान जब आप पढ़ेंगे तो वहां भी ये सब चीजें पढ़ने को है आपको, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। तो अब इनका जो कार्यकाल है 62 वर्ष के स्थान पर अब 64 वर्ष तक भी होगा। तो जहां पर एक व्यक्ति ईडी और सीबीआई का 65 वर्ष है, वहीं रेस्ट ऑल जो होम सेक्रेटरी, फॉरेन सेक्रेटरी, डिफेंस सेक्रेटरी को 64 वर्ष कर दिया गया है। आई होप समझ में आएगा। और इसके साथ ही आईबी के निदेशक और रा के सचिव
चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, इंदौर को, यहाँ देखिएगा, इंदौर को लगातार 5वें वर्ष देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार, स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के अनुसार इंदौर को लगातार 5वें वर्ष देश का सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है और स्वच्छ अमृत महोत्सव नाम से इसका आयोजन किया गया था। इतनी चीजें बस आप याद रखिए। यहां पर एक डाटा जो है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 का, उसको थोड़ा सा एक बार देखने की जरूरत है। भारत के 20 सबसे स्वच्छ शहर, जिसमें कि 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले, नंबर 1 पर आप यहां देख सकते हैं, नंबर 1 पर है इंदौर, राइट, इंदौर एमपी में है, और दूसरा स्थान पर है सूरत, जो कि गुजरात में पड़ता है। तो पहला और दूसरा को देखिए, इतनी चीजें बस आप याद रखिएगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण के अनुसार नंबर 1 पे इंदौर, नंबर 2 पे सूरत और नंबर 3 पर भी याद रखना है तो विजयवाड़ा। इसके अलावे अब आपको क्या देखना है, चलिए यहां पर देखिए कुछ चीजें अगर बॉक्स में दिया है तो उसको देखने की आवश्यकता पड़ती है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के स्वच्छता सर्वेक्षण का यह लगातार 6ठा वर्ष था। ये कौन सा था? 6ठा वर्ष। अब आपको जो ध्यान देना है कि स्वच्छ सर्वेक्षण का जो पहला संस्करण था वो वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। यह भी प्रश्न आपके लिए एमसीक्यू के रूप में बनता है, जिसमें 73 शहरों को शामिल किया गया था। 2017 में दूसरे सर्वेक्षण, फिर उसके बाद कंटिन्यू 2018, 2019, है ना। तो इस तरीके से ये कौन था? 6ठा सर्वेक्षण था। आई होप इतने दूर तक आपको कोई दिक्कत, अगर आपको कोई समस्या हो, कहीं भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएं, मैं उसको क्लैरिफाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी आईएनएस वेला नौसेना में शामिल। अब ये स्कॉर्पियन श्रेणी की चौथी पनडुब्बी, अभी आप पढ़े होंगे, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तो बहुत ऐसे प्रश्न स्कॉर्पियन सीरीज की पनडुब्बी नेवी में शामिल, तो उसी के अंतर्गत स्कॉर्पियन श्रेणी सीरीज है। एक स्कॉर्पियन क्या है? सीरीज है। और स्कॉर्पियन सीरीज के तहत चौथा जो पनडुब्बी है, यानी इससे पहले 3 पनडुब्बी को ऑलरेडी नेवी में शामिल कर लिया गया है, तो अब चौथा जो पनडुब्बी है उसका नाम है आईएनएस बेला। चौथा पनडुब्बी, स्कॉर्पियन सीरीज का चौथा पनडुब्बी का नाम क्या है? आईएनएस बेला, और इसको भी अब नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत, यहां ध्यान दीजिएगा, स्कॉर्पियन सीरीज जो आईएनएस बेला है, यहां से भी प्रश्न पूछेगा कि आईएनएस बेला है क्या? तो आईएनएस बेला स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत है। क्या है? स्वदेश निर्मित विध्वंसक युद्धपोत है, जिसको विशाखापट्टनम में नौसेना में शामिल कर लिया गया है। तो यहां पर देखिएगा कि देश के भीतर ही निर्मित स्कॉर्पियन सीरीज की एक अन्य पनडुब्बी आईएनएस बेला को भारतीय नौसेना में 25 नवंबर 2021 को शामिल किया गया। इस पनडुब्बी को सेवा में लेने के पश्चात नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह ने कहा कि इस पनडुब्बी में नौसैनिक ऑपरेशन की हर तरह की जिम्मेदारियां संभालने की क्षमता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में तो करमबीर सिंह चेंज हो गए हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वर्तमान में नौसेना के अध्यक्ष कौन है। यहां पर देखिए कि बुलेट स्कॉर्पियन श्रेणी के आईएनएस बेला का निर्माण मुंबई स्थित मझगांव डॉकयार्ड शिप एमडीएल, ठीक है, तो मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड में किया गया है और यह प्रोजेक्ट 75 के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। तो मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड पर पनडुब्बी आईएनएस बेला यहां पर आप देख सकते हैं। स्कॉर्पियन श्रेणी की 6 पनडुब्बियों के भारत में ही निर्माण के लिए फ्रांसीसी नौसैनिक कंपनी डीसीएनएस के साथ साझेदारी किया है। तो यह भी पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि स्कॉर्पियन श्रेणी के 6 पनडुब्बियों के निर्माण के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ समझौता किया है, याद रहेगा। चलिए, तो आपने चौथा तो देख लिया कि आईएनएस बेला है, राइट। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा प्रश्न कि सर आईएनएस बेला तो चौथा हमने देख लिया, तो कोई पहला, दूसरा, तीसरा का भी नाम है क्या?
तो यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है। इस श्रेणी की पहली जो पनडुब्बी था उसका नाम था INS कलवरी। क्या था? INS कलवरी, जिसका जलावतरण जो है 2015 में हुआ था, यानी अक्टूबर 2015 में हुआ था, जिसे दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना को शामिल किया था। उसके बाद दूसरी पनडुब्बी की बात करें तो INS क्या था? खंडेरी इस श्रेणी की दूसरी पनडुब्बी थी। तो पहला INS कलवरी, दूसरा INS खंडेरी और स्कॉर्पियन श्रेणी की तीसरी जो थी INS करंज। तो पहला याद रखिए INS कलवरी, दूसरा INS खंडेरी, तीसरा INS करंज और चौथा INS बेला। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। तो चौथा क्या हो गया? INS क्या है? बेला। और इसके अलावे जो बचे हुए हैं, यानी हमने जैसा कि बताया कि स्कॉर्पियन सीरीज के अंतर्गत टोटल 6 पनडुब्बियों का विकास होना है प्रोजेक्ट 75 के तहत। तो एक लाइन में आप ये भी याद रखिएगा कि स्कॉर्पियन श्रेणी के लिए हमने किस देश के साथ समझौता किया है? फ्रांस के साथ। टोटल कितने बनाने हैं पनडुब्बी? 6। स्कॉर्पियन में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 आपने देख लिया बेला। अब नंबर जो 5 है और नंबर 6 जो होगा तो उसका नाम है INS बगीर और INS बागसीर। ठीक है, आप यहां देख सकते हैं INS बागीर और INS बागसीर पनडुब्बियां, और है जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, और इसको आई होप 2022 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो नवनिर्मित पनडुब्बी बेला का यह नामकरण हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर किया गया है। अगला जो न्यूज है वो मद्रास हाईकोर्ट के फैसला से है। मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया है और ये दुर्गामी फैसला है। वो ये कि कोई भी व्यक्ति अपना अगर धर्म बदल लेता है तो उससे उसका जाति में चेंजेस नहीं आ सकता है। और ये यहाँ पर आप उसका स्टोरी पढ़ सकते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने अपना धर्म बदल लिया और वो बेसिकली अनुसूचित जाति का था। उसने ईसाई धर्म अपनाकर और बाद में पिछड़ा वर्ग होने का एक प्रमाण पत्र ले लिया था, और उसके बाद एक महिला, अनुसूचित जाति की एक महिला से विवाह कर अंतर्जातीय विवाह हेतु आवेदन उसने किया था, जिसे जिला प्रशासन के द्वारा खारिज कर दिया गया था। तो यही इसी पर जो मद्रास का हाईकोर्ट था उसने फैसला दिया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म बदल लेता है तो उसका जाति चेंज नहीं होगा। इतना ही जानिए बस। अगला एक जो है कि हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बने देव सहायम पिल्लई को निधन के 270 वर्ष बाद संत का दर्जा दिया गया। बस इतना याद रखिएगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाकी स्टोरी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपसे कुछ पूछ लिया जाए कि आखिर वो कौन व्यक्ति था जिसने हिंदू धर्म त्याग कर ईसाई बना और उसको 270 वर्ष बाद संत का दर्जा दिया गया? तो देव सहायम पिल्लई को दिया गया। दैट्स इट। अगला देखते हैं अगला क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला यह है कि हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। तो आपको ये जानना है कि ये हबीबगंज रेलवे स्टेशन कहाँ पर है। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश में था और इसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ठीक है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन इसको कर दिया गया है। और इसके बाद आपको ये चीज जानना है कि ये PPP मोड में तैयार किया गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन देश का ऐसा पहला रेलवे स्टेशन है जहां एयरपोर्ट की तरह विश्व स्तरीय सुविधा भी दिया गया है। एक चीज और मैं बता दूं कि यह देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन है। तो अगर ऐसा पूछते हैं प्रश्न कि देश का पहला ISO 9001 सर्टिफाइड स्टेशन कौन सा है, तो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाएगा। उसके बाद चूंकि देखिए रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का सिलसिला वहीं पर नहीं थमा। हबीबगंज के बाद मध्य प्रदेश के और पातालपानी और उत्तर प्रदेश के दांदुपुर स्टेशनों का नाम में भी परिवर्तन किया गया है। तो उसके बाद बहुत सारे रेलवे स्टेशनों का नाम में परिवर्तन कर दिया गया है। और अब यहाँ पर देखिए इसके बाद जो हम न्यूज देखेंगे वो क्या है। अब आइए आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि भारत का 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ कहाँ, तो गोवा में हुआ। पहला पॉइंट आप याद रख लिए, वेरी गुड। तो 52वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कहां संपन्न हुआ इंडिया का? गोवा में संपन्न हुआ। कब हुआ? नवंबर 2021 में। डेट मत याद रखिए, 20 से 28 नवंबर को हुआ था। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इसके अलावे जो एक चीज और याद रखना है, यहां पर आपको दिख रहा होगा एक स्टेडियम का नाम दिख रहा होगा, तो इसको थोड़ा सा याद रख लिए, ये इंपॉर्टेंट बन जा रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम कहां पर है? गोवा, पणजी में। ठीक है, गोवा की कैपिटल
जो है पणजी, वहीं पर ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम है। इसके अलावा जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें देखना है इस भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से, तो आयोजन तिथि आपने देख लिया, नवंबर 2021 में गोवा में संपन्न हुआ था। इसका उद्घाटन के लिए एक फिल्म होता है, एक समापन के लिए फिल्म होता है। तो उद्घाटन में जो फिल्म दिखाया गया था तो द किंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड दिखाया गया था, वही समापन में अ हीरो दिखाया गया था। फोकस कंट्री की अगर हम बात करें तो फोकस कंट्री में ब्रिक्स के 5 देश, और ब्रिक्स में कौन कौन 5 देश हैं थोड़ा कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय जूरी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जूरी में अध्यक्ष थे रक्षन बनियतमड, ठीक है। तो बनियतमड जो है वो ईरान का था। और फिल्म पुरस्कार के साथ दी जाने वाली ट्रॉफी जो होता है वो रजत और स्वर्ण होता है। तो रजत मयूर और स्वर्ण मयूर ये 2 ट्रॉफियां होती हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म की हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म में स्वर्ण मयूर किसको मिला है, रिंग वांडरिंग को। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात करें तो सेविंग वन हु वाज डेड के निर्देशक थे वाकलाव कांद्रका, इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ निर्देशक। वही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की बात करें तो जितेंद्र जोशी जो कि एक मराठी फिल्म गोदावरी में भूमिका निभाया था, उनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, जितेंद्र जोशी को। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजोला मोलिना, ये स्पेनिश फिल्म में है और इसी नहीं को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एंजोला मोलिना को मिला है। तो इतनी चीजें आपको यहां से याद रखने वाली बातें हैं। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को हम देखेंगे, चूंकि राष्ट्रीय घटनाक्रम का समापन हो गया वहां पर, अब हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का सिलसिला अब शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, सो दैट आपको नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 कहाँ संपन्न हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, BBI इंपॉर्टेंट 5 स्टार वाला प्रश्न है ये, ठीक है, 5 स्टार लगा लीजिए इसको। तो क्वेश्चन सीधे इन्वायरमेंट में पूछा जाएगा इससे। संयुक्त राष्ट्र COP26, क्वेश्चन का फॉर्मुलेशन इस तरह से होगा, COP26 कहाँ संपन्न हुआ, तो COP26 2021 जो संपन्न हुआ वो ग्लासगो में संपन्न हुआ, ठीक है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 स्कॉटलैंड के, ठीक है, स्कॉटलैंड के ग्लासगो में संपन्न हुआ और ये अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक चला था। तो ये चीजें आपको याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ से कुछ चीजें जो आपको याद रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो कई ऐसे सारे मुद्दे थे जहाँ पर जलवायु परिवर्तन के लेकर के यहाँ पर बात हुई थी। अच्छा, COP26 आप जान लीजिए, उसी आगे पीछे भी थोड़ा सा जान लीजिए। यहाँ पर देखिए COP25 यहाँ पर देख रहे होंगे, COP25 दिख रहा होगा आपको, यहाँ देखिए। तो अगर COP25 के बारे में पूछ दे, आजकल बिहार वाले एग्जाम में बहुत आगे पीछे से पूछ रहा है, तो COP25 कहाँ हुआ था, स्पेन की राजधानी मैड्रिड में संपन्न हुआ था। तो COP25 मैड्रिड में, और आपने देखा ही कि COP26 ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। तो इतना चीज़ें तो आपने देख लिया। भारत की ओर से नरेंद्र मोदी जी ने, यहाँ पर देखिए, सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोम में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेकर सीधे वहां से चले गए। तो G20 शिखर सम्मेलन, और ये क्वेश्चन पूछा भी था, कई बार हमने कवर किया भी था, और ये बिहार दरोगा का जो अभी एग्जाम हुआ था उसमें G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो इटली के रोम में। बहुत लोग कन्फ्यूज भी हुए थे, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आइए, थोड़ा सा कुछ लोगों का नाम भी हम बता देते हैं। यहाँ पर समझिएगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति अभी कौन है वर्तमान में, जो बाइडेन। एक तरीके से रिवीजन है ये। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, जर्मन के चांसलर एंजेला मर्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, और इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट, ये सारे लोग सम्मिलित थे, ठीक है। तो इन सारे लोगों का नाम भी आप याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इसके अंतिम दिन, तो याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र का महासचिव का नाम एंटोनियो गुतेरेस, नवंबर को संबोधित किया था, ठीक है। इतनी चीजें याद रहेगा, याद रखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसमें अब क्या आउटकम हुआ, थोड़ा सा देखिए आउटकम क्या हुआ। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में इसको कवर कर रहे हैं। विभिन्न शासनों के प्रमुख ने जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनेक वायदे शिखर सम्मेलन में किए, राष्ट्रीय वक्तव्यों के तहत किए गए, और 100 से अधिक देशों ने, जिनका कुल वन क्षेत्र 85% हिस्सा है, 2030 तक वनों की कटाई बंद करने, अन्य 105 देशों के ग्रीन हाउस गैसों में से एक मीथेन का उत्सर्जन इस दशक के अंत तक 30% तक कम करने व नेट जीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के वायदे सम्मेलन में सम्मिलित था। तो नेट जीरो का कंसेप्ट इसमें किया गया, 2030 तक इसको करना है, ठीक है। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी फॉर्मुलेट कर सकता है।
सम्मेलन में अपने नेशनल स्टेटमेंट के तहत 5 महत्वपूर्ण वायदे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए, क्योंकि आपके देश के जो प्रधानमंत्री है उसने क्या वादा किया उसको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। भारत में, यहां ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आने वाला है। भारत में गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता, जिसको बोलते हैं नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी, को 2030 तक कितना करने का लक्ष्य रखा गया? 500 गीगावाट तक पहुंचाना। 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता जो है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा से पूरा करना। कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% में भी कम करना तथा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन अर्थात कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करना इसमें शामिल है। ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आगे के 4-5 सालों के लिए भी यहां से क्वेश्चन उठाते रहेगा, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो को पॉज कर लीजिए, इसको मगअप कर जाइए। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, इंडिया का जो स्टेटमेंट था, नेशनल स्टेटमेंट एक होता है हर एक देश का, तो जो COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 ग्लासगो में हुआ, तो प्रधानमंत्री की तरफ से यह बोला गया, वैसे तो नेट जीरो का जो ग्लासगो का जो रिजोल्यूशन था वो 2030 है, लेकिन इंडिया का स्टेटमेंट क्या है? नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 2030 तक 500 गीगावाट तक पहुंचाना, पहला बात। दूसरा, 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा अर्थात रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा करना। कितना? 2030 तक कितना करेगा रिन्यूएबल एनर्जी से? 50%। अगला पॉइंट, कुल प्रोजेक्टेड कार्बन उत्सर्जन में 2030 तक 1 बिलियन टन की कमी लाना। अगला, अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% में भी कम करना, यानी 45% से भी कम करना। और 2070 तक नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन जो है कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य प्राप्त करना इसमें शामिल है। कब तक? 2070 तक। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे चलते हैं। शिखर सम्मेलन के अगले दिन एक्सेलरेटिंग क्लीनिंग टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड डेवलपमेंट विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में वन वर्ल्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पर वर्ल्ड दिया गया। मोदी ने क्या दिया? यहां पर देखिएगा, प्रधानमंत्री हमारे जो मोदी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक विश्व, एक सूर्य और एक ग्रिड पर फोकस किया। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूक्रेन के राष्ट्रपति का नाम आया है। ये सब भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? वोलोडिमीर जेलेंस्की। इजराइल के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपने देखा, नफ्ताली बेनेट। ठीक है। नेपाल के प्रधानमंत्री तो आपने देखा ही था, ये तो सब चेंज होते रहते हैं, शेर बहादुर देउबा। तो रोम में G20 शिखर सम्मेलन व ग्लासगो में, तो G20 शिखर सम्मेलन रोम में, G20 शिखर सम्मेलन व ग्लासगो में COP26 में भागीदारी के पश्चात नरेंद्र मोदी दिल्ली वापस आ गए। ठीक है। अब यहां देखिएगा, जलवायु परिवर्तन पर आगामी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP27 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? आयोजन मूलतः नवंबर 2021 में निर्धारित था। यह सम्मेलन अब नवंबर 2022 में मिस्र में होगा। मिस्र में एक जगह है, कौन? शर्म अल शेख। ठीक है, शर्म अल शेख, याद रहेगा। मिस्र में शर्म अल शेख में अगला COP27 होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये टॉपिक ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, अगला चलते हैं हम। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बना। तो अमेरिका जो है, अब ये प्रश्न सीधे बस इतना याद रखिए कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है, 2015 में आपको मालूम है भारत और फ्रांस के सहयोग से इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया गया था, और उसके बाद इसमें देशों की जो जुड़ने की जो सिलसिला है वो चलते ही आ रहा है। और यहाँ पर देखिएगा, उस समय तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे फ्रांस का, वो थे फ्रांसीसी ओलांदे। ठीक है, ओलांदे साहब ने और प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये मिलकर, इनका एक विजन था इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, और इसका 101वां सदस्य बना अमेरिका। इतनी चीजें बस याद रखिएगा इस पॉइंट से, ज्यादा याद नहीं रखना है इसमें, बस इतना याद रखिए कि अमेरिका जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का कौन सा देश बना? तो 101वां बना। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। उस समय कौन किए थे? तो भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और
अमेरिकी राष्ट्रपति ओलांदे साहब ने किया था। अफगानिस्तान पर 8 देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का क्षेत्रीय संवाद नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ये छोड़ दीजिए, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यस, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन इंटरनेशनल रिलेशंस देन यू कैन रीड इट आउट। आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्टेड हैं देन, बट प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। खास करके एसएससी और बीपीएससी के लिए तो एकदम नहीं है। यस, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी देन यू कैन गो थ्रू दैट। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत व फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने को 2 देशों की रणनीतिक वार्ता में सहमति हुई। तो भारत व फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच रणनीतिक वार्ता, ठीक है। तो भारत और फ्रांस भी आजकल देख रहे हैं, हमने राफेल जेट खरीदा। एनीवे, पेरिस में फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ली, याद रखिएगा, के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजीत डोभाल साहब है। इसके बाद हम बात करते हैं अमेरिका व चीन शिखर वार्ता। तो विश्व की 2 महाशक्ति अमेरिका और चीन के राष्ट्रपति के बीच शुरू हुई दोनों शिखर वार्ता, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर एक कंसेप्ट है, यहाँ पर देखिएगा, क्वाड का कंसेप्ट तो आप मालूम है, और ओकस का गठन अमेरिका ने अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर किया था। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आकूस और क्वाड को कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा एक बार। आइए थोड़ा सा ये जो बॉक्स वाला है इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, एनएनजीटी हेलीकॉप्टर ने नवंबर 2021 तक मंगल ग्रह पर 15 उड़ानें संपन्न की। तो सबसे पहला तो ये ध्यान देना है कि एनएनजीटी जो हेलीकॉप्टर है वो किसका है? तो नासा का है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा का मंगल मिशन है एनएनजीटी हेलीकॉप्टर। तो मंगल मिशन 2000 के तहत लाल ग्रह पर फरवरी, लाल ग्रह बोलते हैं मंगल को, ठीक है। तो फरवरी 2021 को उतरे 6 पहियों वाले परसिवरेंस रोवर्स जेजेरा क्रेटर में घूमता रहा हुआ ग्रह की सतह व वहाँ के पानी की उपलब्धि आदि को आंकड़े संप्रेषण करता रहा। तो आपको बस ये याद रखना है कि एनएनजीटी हेलीकॉप्टर जो फ्लाई कर रहा है ये कहाँ पर? मंगल ग्रह पर। एंड दिस बिलोंग्स टू नासा एंड नासा बिलोंग्स टू अमेरिका। दैट्स इट। आप अपने पॉइंट को क्लियर रखिए। एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए नासा का डॉट मिशन। तो डॉट मिशन याद रखिए। ये डॉट मिशन किसके द्वारा चालू किया गया? दे देगा इसरो, नासा, सीएनएस, इस टाइप का स्पेस एजेंसी का नाम दे देगा। तो नहीं, ये है किसका? नासा का। डॉट मिशन फ्रॉम नासा, अमेरिका का। और ये क्यों? एस्टेरॉयड का मार्ग बदलने के लिए। अंतरिक्ष में विद्वान ज्ञात और अज्ञात, एस्टेरॉयड बोलते हैं क्षुद्र ग्रहों की। तो मतलब असंख्य जो क्षुद्र ग्रहों हैं, संख्या इनके हजारों हो सकते हैं, कितना भी हो सकता है। एस्टेरॉयड की पृथ्वी की दिशा की ओर बढ़ने, मतलब असंख्य तो हैं लेकिन हजारों क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी की ओर बढ़ने का समाचार आते रहते हैं। और इसीलिए डॉट मिशन की शुरुआत किया ताकि उनके मार्ग को क्या किया जा सके? डॉट मिशन चेंज किया जा सके। डॉट का फुल फॉर्म होता है डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। क्या होता है? डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट। बस याद रखिए, ये अमेरिका के नासा का मिशन है। किस लिए? एस्टेरॉयड का यानी क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए। जो क्षुद्र ग्रह पृथ्वी की ओर आ रहा है उसके मार्ग को चेंज करने के लिए। मिसाइल परीक्षण के तहत रूस ने अंतरिक्ष में अपना ही एक पुराना उपग्रह को नष्ट किया। तो मिसाइल परीक्षण के तहत रूसिया ने स्पेस में अपना ही एक पुराना क्षुद्र ग्रह को, अपना ही पुराना उपग्रह को नष्ट किया। यहाँ पर देखिएगा, उपग्रह कॉस्मोस इसका नाम है, सैटेलाइट का। कॉस्मोस 1408 को 15 नवंबर को नष्ट कर दिया। तो अगर पूछ दे कि कॉस्मोस 1408 किस देश से बिलोंग करता है, तो रसिया से बिलोंग करता है। इसने इसको नष्ट किया था। इसके बाद आपको एनीवे इसका दे रखा है शेष पृष्ठ 27 पर। तो इसमें देख लेते हैं कि क्या आगे है। तो आइए उस पेज का जो अब बचा हुआ रिमेनिंग है उसकी अगर हम बात करें तो आगे दिया है कि कोरोना के डेल्टा वेरिएंट। तो कोरोना का डेल्टा वेरिएंट के पश्चात तो देखिए कोरोना का बहुत रूप चेंज हो रहा है ना। तो कोरोना पहले आया, फिर उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आया, और अब उसके बाद नया आ गया ओमिक्रॉन, ठीक है। तो ये सब क्या है? कोरोना का एक वेरिएंट है। तो बस ये याद रखिए कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट और ओमिक्रॉन दिस बिलोंग्स टू द कोरोना, ठीक है। और ये बहुत ही आजकल मचा रहा है ना। तो अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के बाद जो हमारा बचता है वो है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। इसके बाद भी और बहुत सारे सेक्शन हैं, उसको देखना है। तो आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य, वैसे तो इकोनॉमिक्स वाले जैसे प्रश्न आते हैं बच्चे को नींद आना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो एनीवे उस तरीके से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, एकदम जोशीला अंदाज में
वही पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के रेलेवेंस है। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो आपके पास मैगजीन होगा, आप पढ़ सकते हैं उसको। चलिए, पहला पॉइंट इकोनॉमिक्स में, देश का पहला सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। तो याद रखिएगा, देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? पूर्वांचल है, यहीं पर याद हो जाना चाहिए। देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर के बीच बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, कहां से कहां? लखनऊ से गाजीपुर, और इसकी लंबाई 341 किलोमीटर है। और इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 16 नवंबर 2021 को सुल्तानपुर में किया। बस, यहाँ पर कई सारे विमान आए थे, उड़े। एक चीज़ जो खास बात यह है कि इस पर विमान लैंडिंग करवाने का फैसिलिटी है, टेक ऑफ करवाने का फैसिलिटी भी है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। इसके अलावे अगर आपको देखना है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, यहाँ पर देखिएगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरा होने के बाद देश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होने का रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का नहीं रहेगा। तो अगर ये दिल्ली मुंबई वाला जो है ये तैयार हो जाता है तो इसके नाम से नहीं रहेगा, क्योंकि दिल्ली मुंबई वाला का जो लेंथ है वो 1350 किलोमीटर है। ठीक है, अगर ये तैयार हो जाता है तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। लेकिन वर्तमान में अभी कौन है? वर्तमान में यही है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, जिसकी लंबाई है 341 किलोमीटर। इसके पश्चात अगर हम बात करें तो मेरठ प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का भी निर्माण 2024 तक हो जाएगा। तो अगर गंगा एक्सप्रेसवे बनता है तो इसका लंबाई होगा 594 किलोमीटर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341, गंगा एक्सप्रेसवे अगर बन जाता है 2024 तक तो 594, और वहीं दिल्ली मुंबई वाला पूरा हो जाता है तो 1530 किलोमीटर हो जाएगा वो। यहां देखिएगा, नोएडा में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का शिलान्यास किया। तो भारत में सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये कहां बना? नोएडा, जेवर है, उत्तर प्रदेश के जेवर में, अर्थात नोएडा में ये देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं नोएडा को, और इसमें जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरफील्ड का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी के तहत किया गया। तो मोदी जी ने नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का भी अपने पास रिकॉर्ड रखता है, का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। तो बस याद रखिए ये कहाँ पर है? तो देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा, नोएडा, यूपी। इसके बाद आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि मार्च 2022 तक बढ़ाई गई। तो कोविड महामारी के कारण, ठीक है, निर्धनों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मार्च 2020 में शुरू की गई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो याद रखिएगा कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाज स्टार्टेड इन मार्च 2020 एंड इट विल बी कंटिन्यूड टिल मार्च 2022। फर्दर अगर बढ़ता है तो आपके बताया जाएगा। इसके तहत यहाँ पर देखिएगा 80 करोड़ जनसंख्या को 5 केजी गेहूं या चावल प्रतिमाह निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का पहला चरण अप्रैल जून 2020 में के दौरान व दूसरा चरण नवंबर 2020 के दौरान परिचालन हुआ था। अगला हम बात करते हैं आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। तो छोटे निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश को आसान बनाने के अवसर प्रदान करने के लिए एक योजना शुरू किया गया है, जिसका नाम दिया गया है आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। उसके बाद है एकीकृत लोकपाल योजना। तो बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों की समस्याओं एवं शिकायतों को दूर करने के लिए एक साझा एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना का शुभारंभ करवाया गया है। तो ये वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया इंटीग्रेटेड ऑम्बुड्समैन्स, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ऑम्बुड्समैन्स एकीकृत लोकपाल योजना वाज स्टार्टेड बाय द आरबीआई। और इसमें आप इंटीग्रेटेड है ये, तो कि बैंक से संबंधित कोई भी शिकायत इसमें आप कर सकते हैं। किसानों के प्रबल विरोध के चलते तीनों विवादित कृषि कानून सरकार ने वापस ले लिए। तो जैसा कि आपको मालूम है कि सरकार ने हाल ही में जो तीनों कृषि कानून विधेयक था सभी को निरस्त कर दिया, वापस ले लिया है। अगला है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं की संख्या अब पुरुषों से अधिक, कुल प्रजनन दर है वह भी 2.1 से कम। तो इसको एक बार देख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के परिणामों देश में जो रहा है उसमें थोड़ा सा जनसंख्या में परिवर्तन आया है। यहाँ पर देखिएगा इस सर्वेक्षण में देश में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या है 1020 पाई गई है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार प्रति पुरुषों
प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना पाया गया, तो 1020 पाया गया है। उसके बाद यहाँ देखिएगा, अगर आप बिहार में एग्जाम देने जा रहे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, अगर जिस राज्य से बिलोंग करते हैं वहाँ पर देख लीजिए। बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, के अनुसार अभी जो लिंगानुपात व कुल प्रजनन दर यहाँ पर देख लीजिए, तो लिंगानुपात बिहार में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 1090, और कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करें तो 3.0। ये बातें आप याद रखिएगा अगर बीपीएससी देने वाले हैं तो, या बिहार सीडीपी भी देने वाले हैं तो। यहां पर देखिएगा अगला है प्रश्न, 2021-22 में चीनी उत्पादन में 305 लाख टन रहने का चीनी उत्पादकों के संघ इस्मा का पूर्वानुमान। तो एक चीज आगे हम नहीं बोलेंगे कि याद करने के लिए, बस आप ये याद रख लीजिए कि ये जो इस्मा है ये क्या है ना। तो इस्मा इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है। क्या है? इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है। तो इस बस को ये याद रखिएगा, इस्मा किससे बिलोंग करता है, तो इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन है यह। इसके अलावे नीति आयोग ने बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से निर्धनता के मामले में बिहार का पहला स्थान और झारखंड का दूसरा स्थान। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी के लिए। सो मल्टी डायमेंशन, सबसे पहले तो अन्य एग्जाम के लिए क्या याद रखना है आपको, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग। किसके द्वारा जारी किया जाता है? एमपीआई। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और इस इंडेक्स के अनुसार जो सबसे निर्धन मामले में अगर हम पहला स्थान की बात करें तो बिहार है और दूसरा स्थान झारखंड है। बस इतना चीजें आप याद रखिए। इसके बाद अगर हम बात करें 2020-21 में रिकॉर्ड बागवानी उत्पादन कृषि मंत्रालय के तीसरे अनुमान, तो बागवानी उत्पादन बहुत ही रिकॉर्ड रहा है। अगला यहां देखिएगा, भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में संपन्न। अब यहां पर सीडीपीओ के लिए और बीपीएससी के लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूं। सबसे पहले तो आप याद रखिए कि भारत का 40वां अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर कहां पर संपन्न हुआ? दिल्ली में संपन्न हुआ। ठीक है, इतना चीज याद कर लिए। इसके बाद आइए यहां पर देखिएगा, ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये वाला पोर्शन भी इंपॉर्टेंट है। क्या है? यहां पर जो थीम था आत्मनिर्भर भारत, इसका थीम था, मेले का थीम था आत्मनिर्भर भारत था। और बिहार को साझेदारी यानी पार्टनर स्टेट तथा झारखंड व उत्तर प्रदेश को फोकस राज्य का दर्जा इस वर्ष प्रदान किया गया। मेले में पार्टनर कंट्री का दर्जा बांग्लादेश को दिया गया और फोकस कंट्री का दर्जा अफगानिस्तान को दिया गया था। ईरान को इस वर्ष प्रदान किया गया था। क्या? अफगानिस्तान और ईरान को फोकस कंट्री का दर्जा प्रदान किया गया था। कोविड-19 महामारी के चलते 2020 में इस मेले का आयोजन नहीं हुआ था। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। और इसमें एक चीज और था जो आपको मैं बताना चाहूंगा। ओके, यहां पर देखिएगा, अगले वर्ष 2022 में इस मेले का जो थीम रहेगा वो रहेगा वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू ग्लोबल। ठीक है, लोकल टू गो ग्लोबल। तो ये बातें आप ध्यान रखिएगा। वोकल फॉर लोकल एंड लोकल टू गो ग्लोबल 2022 का थीम रहेगा। वहीं 2021 का थीम था आत्मनिर्भर भारत। राइट। 40वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का उद्घाटन जो किया गया था वो वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल के द्वारा किया गया था। सो फोकस कंट्री पूछ देगा तो बांग्लादेश था। ठीक है, याद रहेगा। इसके बाद और एक चीज और, अगर आपको कोई सुझाव रहे इससे संबंधित, प्रतियोगिता दर्पण से संबंधित, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख के आप मुझे बता सकते हैं। योर व्यूज एंड सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। कोरोना के डेल्टा वेरिएंट आपने देखा ही, तो ये तो हमने कवर कर लिया, तो ठीक है। सो इकोनॉमिक्स पोर्शन अब खत्म हो गया। अब हम नवीनतम सामान्य ज्ञान वाले प्रश्नों को देखते हैं। तो नवीनतम सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक एब्रिविएशन है। तो कभी कभी एब्रिविएशन जो है ये पूछ दिया जाता है। तो एवीडीएम का एब्रिविएशन होता है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। अगर हम इसकी बात करें तो देश में स्वास्थ्य क्षेत्र के उन्नयन के लिए शुरू की गई इस योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति का यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। अर्थात आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत प्रत्येक व्यक्ति का एक यूनिक डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि आपके जितने भी हेल्थ से संबंधित आपने ट्रीटमेंट करवाया हो उसका एक रिकॉर्ड रहेगा। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक अच्छा पहल है और ये होना भी चाहिए। इसमें क्या है कि आपको अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसको पहले से पता चलेगा कि आपको लास्ट टाइम क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया गया था। अपॉइंटमेंट अर्थात नियुक्तियों की अगर हम बात करें तो यूएई के
अहमद नासिर अल रईसी इंटरपोल के नए अध्यक्ष बने हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, इंटरपोल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? नासिर अल रईसी, और ये कहाँ के हैं? यूएई के। ठीक है, तो इंटरपोल के नए अध्यक्ष नासिर अल रईसी को बनाया गया है। इसके अलावा भारत के बिमल पटेल का अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग हेतु निर्वाचन। तो अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के लिए बिमल पटेल का नाम दिया गया है, यानी बिमल पटेल का सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावे यहाँ पर देखिए, पीसी मोदी अब राज्यसभा के नए महासचिव होंगे। तो राज्यसभा के महासचिव अब कौन होंगे? पीसी मोदी होंगे। तो आप देखिएगा, शिलभद्र सिंह जी को सीआईएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया। तो सीआईएसएफ का नया डायरेक्टर कौन बने हैं? सीआईएसएफ का नया डायरेक्टर बने हैं भारतीय पुलिस सेवा के श्री शिलभद्र सिंह को। इसके अलावे यहाँ पर देखिए, अतुल करवल, ठीक है, तो अतुल करवल को एनडीआरएफ के नए महानिदेशक बनाया गया है। तो एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स होता है, और इसका नया जो डायरेक्टर है वो महानिदेशक हैं, वो बनाए गए हैं अतुल करवल को। भारतीय आईपीएस रैंक के होते हैं। और एसएन प्रधान को नारकोटिक्स यानी एनसीबी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नया महानिदेशक बनाया गया है। किसको? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नया निदेशक बनाया गया है एसएन प्रधान को। उसके बाद हर्ष कुमार जैन को यूक्रेन में भारत के नया राजदूत चुना गया है। तो यूक्रेन में भारत का नया राजदूत हर्ष कुमार जैन। वहीं इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, जो कि हमने पहला पेज में ही पढ़ा था कि इनके कार्यकालों में, जो इनके निदेशक हैं, इनके कार्यकालों में 5 वर्षों के लिए वृद्धि कर दिए गए हैं, अर्थात अब 2 वर्ष के अलावा 3 साल के एक्सटेंशन। तो प्रवर्तन निदेशालय में निदेशक संजय कुमार मिश्र के कार्यकाल में 1 वर्ष के अगेन वृद्धि कर दिया गया है, पुनः वृद्धि कर दिया गया है। इसके अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ बने हैं। तो पराग अग्रवाल क्या है? ट्विटर के नए सीईओ। ट्विटर आपको मालूम ही होगा, ट्वीट करते रहते होंगे आप, सोशल एप्लीकेशन है, यह सोशल साइट है। विवेक जौहरी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स के जो नए अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है विवेक जौहरी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गीता गोपीनाथ अब आईएमएफ के प्रथम उप प्रबंध निदेशक होंगे। तो 1 जनवरी 2022 से आईएमएफ अर्थात इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होता है, इसका उप प्रबंध निदेशक आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन होंगे? गीता गोपीनाथ होंगे, भारतीय मूल की हैं ये। पुरस्कार वाले सेक्शन को अगर हम देखें तो बेलीज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर को मिस अर्थ 2021 का ताज मिला। तो यहाँ देखिएगा, मिस अर्थ 2021 का ताज किसको दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए, बेलीज की सुंदरी डेस्टिनी वैगनर को, ठीक है, डेस्टिनी वैगनर को। इसके अलावा अगर हम बात करें, फ्रांस फुटबॉल पत्रिका का बैलोना डियोर व अन्य पुरस्कार लियोन मेसी रिकॉर्ड का 7वीं बार बैलोन डियोर के विजेता। तो अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर हैं लियोनिल मेसी। तो लायोनिल मेसी जो है अर्जेंटीना के जो सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं, और इनको बैलोना डियोर के 7वीं बार विजेता घोषित किया गया है। तो फुटबॉल में यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कुछ खिलाड़ी हैं जिनका किस देश से संबंध है, और ये जो पुरस्कार है तो ये कब मिला है? बैलोन डियोर। तो रोनाल्डिनो जो क्लब बार्सिलोना से खेलते हैं, लेकिन है ब्राजील के। यहाँ पर कुछ अन्य, इनका नाम देख लीजिएगा अगर देखना चाहें तो। महिला फुटबॉलर का बैलोना डियोर फेमिनिन पुरस्कार जो है ये किसको दिया गया है? एलेक्सिया पुटेलास को वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ युवा फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी, 21 वर्ष से कम उम्र के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के लिए कोपा ट्रॉफी की शुरुआत भी फ्रांस फुटबॉल के द्वारा वर्ष 2018 में ही किया गया था। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर के लिए यासीन ट्रॉफी, ठीक है, तो ये भी फ्रांस फुटबॉलर के द्वारा वर्ष 2019 से की गई थी। और स्ट्राइकर ऑफ द ईयर व बेस्ट क्लब ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार दिया गया। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है इंग्लैंड के चेल्सिया क्लब को दिया गया है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न अगर पूछता है तो कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ क्लब ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो जो इंग्लैंड का चेल्सिया क्लब को दिया गया है। ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शांति और निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? शांति और निशस्त्रीकरण एवं विकास हेतु इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 का जो ये अवार्ड है ये किसको दिया गया? ये दिया गया शांति एवं विकास हेतु कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित संस्थान
प्रथम को दिया गया है। एक संस्थान है जिसका नाम है प्रथम, इसको दिया गया है। अगर हम इसके पुरस्कार की बात करें तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की 1984 में हुई हत्या के पश्चात भारत सरकार के द्वारा इंदिरा गांधी की मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा इस पुरस्कार की शुरुआत 1986 में किया गया था। तो ये पुरस्कार के विजेता का नाम है, यहाँ पर देखिएगा विभिन्न वर्षों में विभिन्न पुरस्कार विजेताओं का नाम। अब 2021 में यहाँ पर देखिए प्रथम, जो कमजोर वर्गों के बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समर्पित एक संस्थान है। सो आई होप आपको ये चीजें याद रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार की बात कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में हम बात करें तो टेलीविजन कार्यक्रमों के वर्ष 2021 के अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार जो है का वितरण न्यूयॉर्क में नवंबर 2021 में किया गया। यह पुरस्कार प्राइम टाइम एमी पुरस्कारों से भिन्न है। ठीक है, तो ये बहुत सारे लोगों को दिया गया है, तो इसमें आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कुछ डेथ जिनका संबंध किससे था, तो सन्नत तांती ये कवि थे, असमी कवि, और मनु भंडारी जो थे, मनु भंडारी क्या थे, हिंदी साहित्यकार थे। ठीक है, कुछ पुस्तकें जो इम्पोर्टेंट, हाँ, बाबा साहब पुरंदर ये काफी चर्चा में थे। यहाँ पर देखिएगा बाबा साहब पुरंदर, तो प्रसिद्ध इतिहासकार बाबा साहब पुरंदर, पूरा नाम बलवंत मारेश्वर पुरंदरे का 99 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 2021 को पुणे में निधन हो गया था, और उनका अधिकांश लेखन छत्रपति शिवाजी के ऊपर केंद्रित था। तो इसको याद रखिएगा। इसके अलावा जो बुक्स यहाँ पर दिया हुआ है इसको एक बार देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आई एम नॉट गोइंग टू कवर इट, आप एक बार जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लीजिएगा। ये वाला इंपॉर्टेंट है, लाइक नेहरू द डिबेट्स दैट डिफाइंड इंडिया, थोड़ा सा देख लीजिएगा। दैट वाज रिटन बाय त्रिपुदमन सिंह व आदिल हुसैन के द्वारा। ठीक है, और एक अमर्त्य सेन के द्वारा भी बुक लिखा गया था जिसका नाम है होम इन द वर्ल्ड। ये होम इन द वर्ल्ड अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है।